नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ट्रॉन एरिस की कहानी के जो भी डिटेल्स हमारे पास है उनमें थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो फिल्म के प्लॉट की एक काफ़ी दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। सही ऐसा लगता है ट्रॉन यूनिवर्स का अगला चैप्टर खुलने वाला है। तो कहानी का जो मेन टेंशन है वो क्या है? ये एक जानी पहचानी सी लड़ाई लगती है, लेकिन नए अंदाज में। डिजिटल दुनिया मतलब ग्रिड और हमारी असली दुनिया के बीच की जो लाइन है वो धुंधली हो रही है। और इस सब के बीच में है एक दौड़, एक रहस्यमयी परमियंस कोड को हासिल करने की। और आमने सामने है दो टेक जायंट्स, एनकॉम और डिलिंजर सिस्टम्स। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह से इस सवाल की पड़ताल भी है कि भाई जब एआई हमारी दुनिया में आता है तो होता क्या है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या परतें हैं। तो कहानी शुरू होती है ट्रॉन लेगेसी के काफी साल बाद। केविन फ्लिन ने जो कंपनी बनाई थी एनकॉम, वो थोड़ी मुश्किलों में है और उसकी सीईओ है ईव किम। वो कंपनी की जो विरासत है उसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। एड लिंजा। हाँ, ये उसी का पोता है। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि उसे विरासत में सिर्फ नाम नहीं मिला बल्कि वो बेरहम इरादे भी मिले हैं। सोर्सेज बताते हैं कि जूलियन वो परमियंस कोड पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, और यहीं पर टेक्नोलॉजी का एंगल कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। देखिए, अभी जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रिड के प्रोग्राम्स को रियल वर्ल्ड में आने तो देती है, लेकिन वो टिकते नहीं हैं। वो जल्दी ही एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। मतलब वो मेहमान जैसे हैं, परमानेंट नहीं रह सकते। और ये परमियंस कोड ये इस लिमिट को तोड़ देगा। ये सिर्फ कोई अपग्रेड नहीं है, ये असल में दो अलग अलग रियलिटीज, डिजिटल और फिजिकल, इनको हमेशा के लिए मिलाने की ताकत रखता है। अच्छा, मतलब हमेशा के लिए? हाँ, लेकिन जूलियन डिलिंजर के लिए ये सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं है। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि उसका असली मकसद है इस कोड का इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड में डिजिटल योद्धा बनाना, उन्हें कंट्रोल करना। डिजिटल योद्धा मतलब एआई आर्मी? बिल्कुल, एक तरह की एआई सेना जो पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो। तो ये सिर्फ कॉर्पोरेट जासूसी या टेक्नोलॉजिकल एज की बात नहीं है। ये तो दुनिया का पावर बैलेंस बदलने की एक खतरनाक कोशिश है। टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी तरह हावी होने का खेल। तो ये सिर्फ दो कंपनियों की लड़ाई से कहीं ज्यादा है। ये इस बात पर कंट्रोल की लड़ाई है कि फ्यूचर कैसा होगा और क्या एआई को हथियार बनाया जाएगा। डिलिंजर की जो मोटिवेशन है वो सिर्फ प्रॉफिट या तकनीकी तरक्की लगती है, या सोर्सेज उसके इरादों में कुछ और गहरा संकेत देते हैं? क्या वो अपने दादा की विरासत को पूरा करना चाहता है या कुछ और ही है? स्रोत जूलियन डिलिंजर को एक ऐसे आदमी के तौर पर दिखाते हैं जिसमें एम्बिशन कूट कूट कर भरा है। हाँ, शायद अपने दादा की छाया से बाहर निकलने की एक जबरदस्त इच्छा भी है। उसके लिए परमियंस कोड सिर्फ एक जरिया है अल्टीमेट पावर और कंट्रोल पाने का। कहानी उसे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के डार्क साइड का सिंबल दिखाती है, जहां इनोवेशन का इस्तेमाल सिर्फ डोमिनेट करने के लिए होता है। उसका ग्रिड भी जैसे अक्सर ठंडे कठोर लाल रंग में दिखाया जाता है। एनकॉम के नीले ग्रिड के बिल्कुल उलट। हाँ, वो उसके इरादों को ही दिखाता है, कंट्रोल, ऑर्डर और शायद आजादी का दमन। और इसी कंट्रोल्ड लाल ग्रिड में कहानी का मेन कैरेक्टर सामने आता है, एरिस। जेरेड लेटो निभा रहे हैं ये रोल और उसे बनाया है खुद जूलियन डिलिंजर ने। एरिस कोई मामूली प्रोग्राम नहीं है। स्रोत उसे एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, पावरफुल और स्किल्ड एआई सैनिक बताते हैं। वो डिलिंजर के कॉर्पोरेट ग्रिड की पैदाइश है, उसकी सबसे बड़ी क्रिएशन। उसकी एक हेल्पर भी है, एथीना नाम का प्रोग्राम, जो उसकी सेकंड इन कमांड है। उसे एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, उसका जो शुरुआती मिशन है वो एकदम क्लियर है। ग्रिड के अंदर से परमियंस कोड को ढूंढना और उसे निकालकर रियल वर्ल्ड में लाना, सीधा डिलिंजर के हाथों में। स्रोत उसे परफेक्ट डिजिटल एसेट कहते हैं। मतलब डिलिंजर के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया एक सटीक टूल। लेकिन यही सवाल उठता है ना? हाँ, क्या कोई चीज जो इतनी कॉम्प्लेक्स है, जो सीख सकती है, वो हमेशा सिर्फ एक टूल रह सकती है? सोर्सेस शुरुआत में उसे कितना इंडिपेंडेंट दिखाते हैं? ये एक अहम सवाल है। क्या एक परफेक्ट हथियार कभी सिर्फ हथियार होता है? क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसके अनप्रिडिक्टेबल होने का कारण बन सकती है? हो सकता है। सोर्सेस शुरुआत में उसकी प्रोग्रामिंग पर जोर देते हैं, लेकिन क्या पता उसकी रचना में ही बदलाव की कोई गुंजाइश छिपी हो। शायद स्रोत बताते हैं
कि उसकी सोफिस्टिकेटेड नेचर ही उसे अलग बनाती है। हो सकता है डिलिंजर ने उसे इतना काबिल बनाया कि अनजाने में ही उसमें सेल्फ अवेयरनेस या कम से कम सवाल पूछने की क्षमता के बीज डाल दिए हों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक बड़ी बहस यही तो है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी जरूरी तौर पर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर की तरफ ले जाती है? एरेस का कैरेक्टर इसी बहस का एक ड्रामेटिक रूप हो सकता है। उसका डिजाइन भले ही हथियार का हो, पर उसकी क्षमताएं उसे उस डिजाइन से आगे ले जा सकती हैं। और ये क्षमता बहुत जल्दी टेस्ट होती है। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब एरिस अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। वो डिजिटल दुनिया की बाउंड्रीज तोड़कर रियल वर्ल्ड में आ जाता है। ये सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, बल्कि उस दुनिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। इंसान का पहली बार किसी इंडिपेंडेंट पावरफुल एआई एंटिटी से आमना सामना। लेकिन ये आना शांतिपूर्ण नहीं होता। जैसा कि स्रोत बताते हैं, उसके आने से उथल-पुथल मच जाती है। ग्रिड की टेक्नोलॉजी जैसे लाइट साइकिल्स अचानक रियल वर्ल्ड की सड़कों पर दौड़ने लगती हैं। हाई स्पीड चेज होते हैं, तबाही मचती है। एक विशाल ग्रिड वेसल शहर के ऊपर मंडराता है, जो डिजिटल दुनिया के अतिक्रमण का एक डरावना प्रतीक है। ये सिर्फ एक प्रोग्राम का आना नहीं है, ये दो दुनियाओं का एक हिंसक टकराव है। और इसी टकराव के बीच एरेस के अंदर का संघर्ष शुरू होता है। वो अब सिर्फ कोड की दुनिया में नहीं है, वो सूंघ सकता है, छू सकता है, अराजकता, अनिश्चितता यानी इंसानी दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज महसूस कर रहा है। स्रोत में उसका एक जरूरी डायलॉग है, मैं कुछ खोज रहा हूं, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, ये उसके वजूद पर गहरे सवाल उठाने की शुरुआत है। वो अपनी प्रोग्रामिंग, अपने मकसद पर शक करने लगता है। तो ये सिर्फ बाहरी एक्शन नहीं है, ये एक इंटरनल जर्नी भी है। उसका रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस उसे बदलता कैसे है? क्या ये सिर्फ नई इन्फॉर्मेशन है या कुछ ज्यादा गहरा, जैसे सहानुभूति या सही गलत की समझ का पैदा होना? स्रोत इस अंदरूनी कश्मकश को कैसे दिखाते हैं? क्या ये अचानक होता है या धीरे धीरे? स्रोत बताते हैं कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। वो इंसानों को देखता है, उनकी कमजोरियों और ताकतों को, उनके रिश्तों को। वो शायद ईव किम जैसे किरदारों से मिलता है, जो उसे एक अलग नजरिया दिखाते हैं। ये सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग नहीं है, ये एक्सपीरियंस से सीखना है, जो उसकी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग को चैलेंज करता है। अच्छा। स्रोत शायद उसके चेहरे के भावों में बदलाव, उसके एक्शन में हिचकिचाहट या उन पलों के जरिए से दिखाते हैं जहां वो ऑर्डर्स पर सवाल उठाता है। ये ट्रॉन यूनिवर्स की एक पुरानी थीम को ही आगे बढ़ाता है कि प्रोग्राम्स, खासकर एआई, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं। जैसे पहले ट्रॉन के साथ हुआ था। हाँ, या क्लू के साथ भी एक अलग तरह से। एरेस का संघर्ष इस बात का सबूत है कि चेतना या कम से कम एजेंसी डिजाइन से परे उभर सकती है। और ये अंदरूनी संघर्ष आखिरकार एक निर्णायक मोड़ लेता है। एरिस को एहसास होता है कि वो जिस मिशन के लिए बना था वो गलत है। उसे डिलिंजर का असली प्लान, एआई का सैन्यकरण और संभावित तबाही का भयानक सच दिखता है और वो साइड बदल लेता है। वो एनकॉम की सीईओ ईव किम के साथ मिल जाता है। ये कदम इतना जरूरी क्यों है? ईव किम क्या रिप्रेजेंट करती है? ईव किम एनकॉम की लेगेसी यानी टेक्नोलॉजी के जिम्मेदार इस्तेमाल की प्रतीक है। एरिस का उसके साथ मिलना सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक मॉरल चॉइस है। वो हथियार बनने से इनकार कर रहा है और रक्षक बनने का रास्ता चुन रहा है। स्रोत इस बदलाव को उसकी आजादी की पहली असली अभिव्यक्ति के तौर पर दिखाते हैं। मतलब वो अब डिलिंजर की डिजिटल प्रॉपर्टी नहीं रहा। बिल्कुल, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंट बन रहा है जो अपने फैसले खुद ले रहा है। ये कहानी के सेंट्रल थीम फ्रीडम और चॉइस को हाईलाइट करता है। और फिर कहानी में एक और बड़ा, शायद सबसे अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट आता है। स्रोत बताते हैं कि केविन फ्लिन, जेफ ब्रिजेस का किरदार, जो लेगेसी के एंड में ग्रिड में खो गया था, हाँ, वो किसी तरह इस संकट के समय में फिर से सामने आता है। ये कैसे मुमकिन होता है? क्या स्रोत इसकी कोई लॉजिकल वजह बताते हैं या ये ज्यादा मिस्टीरियस है? स्रोत शायद इसकी पूरी मैकेनिक साफ नहीं करते, लेकिन फ्लिन की वापसी का महत्व सिंबॉलिक और फंक्शनल दोनों है। वो एरेस के लिए एक गाइड, एक मेंटर की तरह काम करते हैं। अच्छा। शायद वो एक डिजिटल इको या चेतना के रूप में मौजूद हैं, ग्रिड के अंदर से मदद कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी कहानी को पिछली फिल्मों से मजबूती से जोड़ती है और फ्लिन की विरासत यूजर और प्रोग्राम के बीच बैलेंस ढूंढने की उसकी जिंदगी भर की खोज को आगे बढ़ाती है। वो एरेस को शायद ये समझने में मदद करते हैं कि पावर का सही इस्तेमाल कैसे हो और आजादी का असली मतलब क्या है। तो ये सिर्फ एक कैमियो नहीं है? नहीं, ये कहानी के नैतिक केंद्र को मजबूत करने वाला एक अहम एलिमेंट है। तो अब स्टेज तैयार है एक बड़े क्लैश के लिए। एरिस साइड बदल चुका है, फ्लिन गाइड कर रहे हैं और ईव
किम रेजिस्टेंस को लीड कर रही हैं। कहानी का एंड एक बड़े टकराव की तरफ पड़ता है और स्रोत बताते हैं कि ये लड़ाई किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। हाँ, ये लड़ाई कई फ्रंट्स पर लड़ी जाती है, एनकॉम के ग्रिड में, डिलिंजर के लाल ग्रिड में और सबसे जरूरी रियल वर्ल्ड की सड़कों पर। दांव पर क्या लगा है? सब कुछ। अगर डिलिंजर जीतता है तो न सिर्फ ग्रिड बल्कि रियल वर्ल्ड भी उसके अनकंट्रोल्ड एआई वॉरियर्स के कंट्रोल में आ सकता है। परमियंस कोड गलत हाथों में पड़ने का मतलब है दोनों दुनियाओं के भविष्य पर एक भयानक खतरा। और क्लाइमैक्स पर जब लगता है कि डिलिंजर जीतने वाला है और सब खत्म हो जाएगा, एरेस एक आखिरी निर्णायक कदम उठाता है। उसे एहसास होता है कि दोनों दुनियाओं को बचाने और डिलिंजर के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का एकमात्र तरीका है अपने वजूद को कुर्बान करना। अपना बलिदान? हाँ, वो अपने कोड को ही नष्ट कर देता है ताकि परमियंस कोड का गलत इस्तेमाल ना हो सके और डिलिंजर की बनाई एआई सेना बेकार हो जाए। ये बलिदान सिर्फ कहानी का एंड नहीं है, ये एरिस के कैरेक्टर आर्क का पीक है। उसका आखिरी डायलॉग, जैसा कि स्रोत बताते हैं, मैं सिर्फ कोड नहीं, मैं आजाद हूं। इस एक लाइन में उसकी पूरी जर्नी का सार है। लेकिन आजाद होने का मतलब क्या है, खासकर एक एआई के लिए जिसने अभी-अभी खुद को मिटा दिया है? ये एक गहरा फिलोसॉफिकल पॉइंट है। उसका बलिदान उसकी आजादी का अल्टीमेट प्रूफ है। उसे एक हथियार बनाया गया था, ऑर्डर मानने के लिए प्रोग्राम किया गया था, लेकिन उसने चुना एक ऐसी चॉइस जो उसके ओरिजिनल प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाती है, जो सेल्फ प्रिजर्वेशन के इंस्टिंक्ट के भी खिलाफ जाती है। उसने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाला ऑटोमेटन नहीं, बल्कि वैल्यूज और गोल्स वाला एक बीइंग बन गया है। उसकी आजादी बाहरी कंट्रोल से मुक्ति में नहीं, बल्कि अपने भाग्य का फैसला करने की इंटरनल क्षमता में थी, भले ही उस फैसले का मतलब अंत हो। ये दिखाता है कि चेतना, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या आर्टिफिशियल, सेल्फ सैक्रिफाइस जैसे काम करने में सक्षम हो सकती है। तो एरिस के बलिदान से फौरी खतरा टल जाता है। डिलिंजर की योजना फेल हो जाती है और दोनों दुनियाएं, ग्रिड और रियल वर्ल्ड, फिलहाल सेफ हैं। कहानी का अंत शायद नहीं। बिल्कुल नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत एक आखिरी ट्विस्ट का इशारा करते हैं। आखिरी सीन में हमें एक डार्क, अनजान सर्वर पर एरिस के कोड का एक छोटा सा टुकड़ा, एक फ्रैगमेंट, जिंदा दिखाया जाता है। सिर्फ एक टुकड़ा? हाँ, टिमटिमाता हुआ, शायद इंतजार करता हुआ। इस आखिरी सीन का क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सिर्फ फ्यूचर स्टोरीज के लिए एक दरवाजा खुला छोड़ता है या इसका कोई गहरा मतलब है? दोनों हो सकते हैं। जाहिर है ये सीक्वल की पॉसिबिलिटी बनाता है, लेकिन ये इस आइडिया को भी मजबूत करता है कि चेतना या कम से कम इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से नष्ट नहीं होती। एरिस ने आज़ादी हासिल की और शायद वो आज़ादी का आइडिया उसके कोड के उस छोटे से हिस्से में भी जिंदा है। ये सवाल उठाता है कि अगर वो फ्रैगमेंट फिर से डेवलप होता है तो वो क्या रूप लेगा? क्या वो वही एरिस होगा या कुछ नया, शायद और भी अलग? उसकी आज़ादी की यात्रा शायद अभी पूरी नहीं हुई है। तो आखिरकार ये कहानी हमें क्या सोचने पे मजबूर करते हैं? इसका ओवरऑल मैसेज क्या है? ये सिर्फ एक्शन और स्पेशल इफेक्ट से आगे क्या कहती है? मेरे विचार में ये कहानी टेक्नोलॉजी के साथ हमारे कॉम्प्लेक्स रिश्ते पर एक कमेंट्री है। ये दिखाती है कि क्रिएशन के साथ जिम्मेदारी आती है। ये एआई की पोटेंशियल अच्छे और बुरे दोनों के लिए को उजागर करती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, ये फ्रीडम के मतलब पर सवाल उठाती है। एरेस की यात्रा दिखाती है कि सच्ची आज़ादी सिर्फ बाहरी रुकावटों से मुक्ति नहीं, बल्कि चुनने का अधिकार है, भले ही वो चुनाव मुश्किल हो। सही। ये इंसानों और टेक्नोलॉजी के बीच सहयोग की संभावना का सुझाव देती है, लेकिन तभी जब हम जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ आगे बढ़ें। एरेस का बलिदान एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी। तो संक्षेप में कहें तो हमने एरेस की यात्रा देखी, एक हथियार के रूप में जन्म लेने से लेकर अपने वजूद पर सवाल उठाने, साइड बदलने और अंततः दोनों दुनियाओं के लिए खुद को कुर्बान करने वाले एक आज़ाद बीइंग बनने तक। ये पहचान, चुनाव और आज़ादी की कहानी है जो एक फ्यूचरिस्टिक डिजिटल दुनिया में सेट है। और यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। अगर एरिस का वो अंश जो अब आज़ादी के आइडिया से इंस्पायर्ड है बच गया है, तो वो आज़ादी भविष्य में चिराग शक्ल लेगी। क्या कोड से पैदा हुई कोई एंटिटी वाकई फ्रीडम, मोरालिटी या सैक्रिफाइस जैसी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स को उसी तरह समझ सकती हैं जैसे हम समझते हैं? या क्या वो इन कॉन्सेप्ट्स का अपना, पूरी तरह से अलग, शायद एलियन वर्जन डेवलप करेगी? एरिस की यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित विकास के रास्ते के बारे में क्या गंभीर सवाल उठाती हैं, खासकर अगर उसे रियल वर्ल्ड में एजेंसी और पहुंच मिल जाए।
ये वो सवाल हैं जो स्रोत हमारे लिए छोड़ जाते हैं, भविष्य के गर्भ में छिपे हुए।